पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। कहा, योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। वन मुख्यालय में धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर सरकार को घेरा। कहा, वन्य जीव और मानव संघर्ष ने लिया भयावह रूप। देहरादून में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर बैठक आयोजित के प्रस्ताव पर विस्तार से किया विचार विमर्श। सर्वसम्मति से लिए गए कई प्रमुख निर्णय। गांव में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का चढ़ा रंग। पारंपरिक उत्सव में डूबा जनजातीय क्षेत्र। जलती मशाले लेकर नाचते गाते दिखे ग्रामीण। और देहरादून में भूमाफियाओं ने एनआरआई बुजुर्ग महिला की बेची जमीन। मकान बनाने के लिए बुनियाद काम किया शुरू। 27 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे श्रीनगर के एचएनपी परिसर सभागार में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीन स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले। कृषि विभाग को एकीकृत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देते हुए उन्होंने उद्यान विभाग को बताया कि कीवी और सेब उत्पादन के साथ ही साथ उत्पादन के अपार संभावना है। मंत्री जोशी ने कहा कि जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं को लेकर जिला विकास अधिकारी विस्तृत कार्य योजना तैयार करें और इसे जल्द प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के अपर्याप्त प्रचार प्रसार के कारण कई पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर योजना को जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कोटद्वार और इसके साथ ही डुगंदा मार्ग के आमसौर क्षेत्र में सड़क सुधारीकरण कार्य की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिन मरम्मत या सुधारीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, उन प्रस्तावों को तुरंत शासन को भेजने को कहा गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि जिन परिसंपत्तियों का नामकरण शहीदों के सम्मान में करने में कोई तकनीकी या फिर प्रशासनिक अड़चन आ रही हो, वे सभी प्रकरण सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मैंने ग्राम विकास, कृषि उद्यान व सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यहां पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहां पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूं। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय मुझे कृषि और उद्यान दिखाई देता है। और जब तक इन योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचेगा जिनके लिए योजनाएं बनानी हैं, तो ये सब बेकार है। इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा ग्राम प्रधान कर सकते हैं। भविष्य में एक वर्कशॉप ग्राम प्रधानों की होनी चाहिए जिसमें इन सारी योजनाएं की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाए, जिससे कि उसका लाभ हमारे इन लाभार्थियों तक पहुंचे। तो मुझे आश्वस्त किया गया है कि
ये बैठकें भविष्य में होंगी और निश्चित ही इसका लाभ जो है हमारे किसानों को, हमारी समूह की बेटियों को, उन लोगों को मिलेगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा काम अगर हमारे यहां करते हैं, हमारी पहाड़ की नारी करती है। समूह की दृष्टि से समूह में सबसे ज्यादा वही काम कर रही हैं। खेती भी वो करती हैं, घर के काम भी वो करती हैं और उसके बाद आज अपने आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना चलाई है, उसके माध्यम से मजबूत हो रही है। हमारा ये मानना है कि अगर एक मां मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। उनको आगे लाने की आवश्यकता है और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ये बहुत सार्थक कदम है। और आज मैंने संतोषजनक बैठक के लिए यहाँ के अधिकारियों को शाबाशी भी दी है, बधाई भी दी है और अधिकारियों को इसी प्रकार काम करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। स्थानीय क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ठोस पहल करते हुए समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही कई प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। इस बीच आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत प्रेस एवं अन्य सामाजिक विषयों पर चर्चा के साथ हुई, जिसमें सदस्यों ने आगामी कार्य योजना के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वसम्मति से दिनेशा सिंह रावत को आगामी कार्यक्रमों का समन्वय नियुक्त किया गया, ताकि क्षेत्रीय गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। इसके साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने और स्थानीय प्रतिभा को मंच देने के लिए नियमित सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। समिति ने विभिन्न आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक स्थायी स्वागत मंच गठित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने स्थानीय स्तर पर समाज को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने पर सहमति जताई। बैठक में कहा गया कि समाज की उपस्थिति, सहभागिता और संगठन की एकजुटता से क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सामाजिक भावना को नई दिशा मिलेगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मत्स्य पालक क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वयं पंजीकरण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत वित्तीय पोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना, मत्स्य उत्पादन और नौकरियों के रखरखाव के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा उनके विस्तार को प्रोत्साहित करना। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर आपको विश्व मत्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं। विभाग सभी मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों, उद्यमियों एवं हितधारकों से ये विशेष निवेदन करता है कि वे जनपद में हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। यह योजना मत्स्य पालकों के आर्थिक, तकनीकी एवं व्यवस्थागत सशक्तिकरण के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आवश्यक सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को उपलब्ध होगा जिन्होंने समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कराया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य समुदाय के लिए एक उन्नत एवं व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से मत्स्य पालक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं एवं योजनाओं की पूर्ण जानकारी सरल, पारदर्शी और त्वरित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अंततः सभी मत्स्य पालकों से आग्रह है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र NFDP पोर्टल पर स्वयं या उनके नजदीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण अवश्य कराएं और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर भविष्य की सभी योजनाओं एवं लाभों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। मत्स्य विभाग, रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड।
और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बताते चले कि गणेश गोदियाल एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया वन मुख्यालय में धरने पर बैठे गणेश गोदियाल वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर सरकार को घेरा। वन्य जीव और मानव संघर्ष ने लिया भयावह रूप, गणेश गोदियाल ने कहा। गुलदार और भालू के हमले में लोग गंवा रहे हैं जान। मैदानी जिलों में हाथी नीलगाय मानव संपत्ति को पहुंचा रहे हैं नुकसान। मानव वन्य जीव संघर्ष पर रोक लगाने में वन विभाग पूरी तरह असफल। जान माल की क्षति बदस्तूर जारी। समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार। चाहे मैदानी जिलों में अलग अलग तरीके से जंगली पशुओं का मानव जीवन को क्षति पहुंचाना लगातार बदस्तूर जारी है। जो संपत्तियां हैं, लोगों की निजी संपत्तियां, उनको नुकसान पहुंचाना बदस्तूर जारी है। मैदानी जिलों में हाथियों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा और पहाड़ी जिलों में बाघ, भालू और जंगली बंदर, इनके द्वारा तमाम लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। कल रात की गढ़वाल के कोठी गांव में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल में ही बीरों खाल और ढाईजुली जैसी जगहों पर सैकड़ों पशुओं को भालुओं ने निवाला बना दिया। इसके पहले चमोली में, रुद्रप्रयाग में, उधर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इधर उत्तरकाशी, टेरी, हर जगह जंगली जानवरों से आम लोग त्रस्त हैं। इसलिए हमने पहले भी सरकार को ये जो आज हमने लिख के दिया, हमने पहले भी सरकार को कहा, हमने पहले कहा। और आगे बढ़ेंगे। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा साक्षी घाट हरिद्वार पर गंगा नदी में मत्स्य बीज संचय कर स्थानीय लोगों को प्राकृतिक स्रोतों से मत्स्य संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। साथ ही कृषि विभाग केंद्र धनौरी के सहयोग के एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम का सफल आयोजन लिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सहित अन्य प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान विश्व मत्स्यिकी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ऐसे बीच जानकारी प्रदान की गई और मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में किसानों और उपस्थित मत्स्य किसानों को जानकारी दी गई। मत्स्यपालक भाई बहनों को विश्व मत्स्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अवसर पर मत्स्य विभाग हरिद्वार द्वारा सर्वप्रथम गंगा जी में मत्स्य बीज संचय कर एक संदेश दिया गया कि हमें प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्यिकी संरक्षण पर कार्य किया जाना बहुत अनिवार्य है। इसमें स्थानीय सहभागिता भी सुनिश्चित की गई और लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया। उसके उपरांत हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया, जो कि केवीके धनौरी के साथ हमने संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया। और इसमें हमने मत्स्य पालकों को जो अभी विभागीय स्कीम्स चल रही हैं, जो फोकस एरियाज हैं गवर्नमेंट के, उससे उनको जो है परिचित कराया। इसमें विशेषता मैं कहना चाहूंगी कि हमारा एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा कृषि सह योजना है, जिसमें कि हमारा एक पोर्टल विकसित किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी मत्स्य पालक अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं। अब तक हमने जो है लगभग 2200 से 2300 किसान इसमें जो है पंजीकृत करा लिए हैं। तो भविष्य में किसी भी योजना का यदि लाभ किसान को लेना है तो उसका पंजीकरण होना अनिवार्य रहेगा। इसके माध्यम से वो केसीसी, लोन, किसी भी प्रकार की स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो मैं सभी मत्स्य पालकों को पुनः जो है इसकी बधाई देते हुए उनसे अपेक्षा करूंगी कि वो विभागीय योजनाओं में बढ़ चढ़कर जो है वो उसमें हम लोग का साथ दें और मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है एक क्रांति जो है हरिद्वार में हमारे लाने में सहयोग करें। धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे। दून पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी तरीके से नाम और पहचान बदलकर देहरादून के एक क्लब के काम कर रहे व्यक्ति को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि व्यक्ति की पहचान ममून हसन के नाम से हुई है, जो कि सचिन चौहान के नाम से देहरादून में रह रहा है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। पकड़ा गया व्यक्ति मूल रूप से बांग्लादेशी और अवैध रूप से कुटचित्र दस्तावेज बनाकर अपनी पत्नी संग देहरादून के नेहरू कॉलोनी इस क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस तरह के और किन लोगों के जरिए नकली दस्तावेज उनके द्वारा बनाए गए हैं, इस बारे में पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ऐसे मामलों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट और 7 बांग्लादेशी नागरिकों को विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कर दून पुलिस द्वारा उन्हें जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दून पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
से अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई, 9 लोग को डिपोर्ट किया गया, 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई डिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूंकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया और जब पूरी चीज पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ और 2-3 बार टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आया और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूंकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनसार बाबर के 200 से अधिक गांव में बता दें पौराणिक बुद्ध दिवाली का जो है रंग चढ़ गया है। ऐसे में आपको बताते चले, जहां पर देश भर में दिवाली के ठीक एक माह बाद मनाए जाने वाले इस अनोखे पर्व की शुरुआत होते ही पूरा जनजातीय क्षेत्र पारंपरिक उत्सव में डूब गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण जलती मशालें लेकर समूहों में नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। ढोल दम्बाओं की थाक पर हारोल, झेंता और ब्रासो जैसे लोक नृत्यों की धुनें पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। ग्रामीण रात के अंधेरे में दूर तक मशालें लेकर चलते हैं और पारंपरिक गीतों पर उत्सव की उमंग बिखरते नजर आते हैं। आने वाले 5 दिनों तक जौनसार बाबर इसी उत्सवी माहौल में सराबोर रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को लेकर एमडीडीए का हल्ला बोल लगातार जारी है। जी हां, आपको बता दें, एमडीडीए के अवैध निर्माणों पर सीलिंग और प्लॉटिंग स्थलों पर हुई ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई। प्राधिकरण की टीमों ने कई स्थानों पर अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को क्रियाशील, नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार। सिलाकोई के डांडापुर हसनपुर क्षेत्र में भी एमडीडीए ने सख्त कार्रवाई की। बंशीधर ने कहा, 100 बीघा भूमि पर बड़े पैमाने पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। अवैध सीमांकन को किया ध्वस्त। एपी टावर, मेन चक्राता रोड, सिलाकोई में भी एमडीडीए ने उठाया बड़ा कदम। प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों को किया सील। अवैध रेस्टोरेंट संचालन को तत्काल प्रभाव से किया बंद। व्यावसायिक भवनों, पार्किंग में छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। देहरादून का योजनाबद्ध और सुरक्षित विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। बंशीधर ने कहा, अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। जहां भी जरूरत होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की होगी कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई कॉलोनियों भविष्य में नागरिकों के लिए बड़ी समस्या पैदा करती। बर्निया ने कहा, ऐसे विकास कार्यों पर रोक और कार्रवाई अनिवार्य। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृत करें प्राप्त। प्राधिकरण द्वारा की जाएगी कठोर कार्रवाई। अवैध निर्माण या अवैध प्लॉटिंग नहीं की जाएगी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई तय। मोहन सिंह पारिया ने कहा। और आगे बढ़ेंगे, दून में सक्रिय भूमाफियाओं ने आपको बता दें कि एनआरआई बुजुर्ग महिला की 6 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर बेच दिया। ऐसे में महिला को जमीन खुर्द बुर्द होने की जानकारी मिली और तो वो देहरादून पहुंची। पहुंचने के बाद जमीन पर कुछ मकान बन गए तो कुछ ने मकान बनाने के लिए बुनियादी का काम शुरू कर दिया। महिला ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। मामले में क्लेमेंट टाउन पुलिस ने 27 आरोपियों को विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में महारानी बाग दक्षिण दिल्ली निवासी 80 वर्षीय नीलम मिसाल ने बताया कि उनकी दून के भारूवाला ग्रांट में पुश्तैनी जमीन है। वे वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेच दी। आरोपितों की ओर से फर्जी बैनामे कराया गया। अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि तहरीर के आधार पर 27 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया। क्लेमेंट टाउन में भारूवाला में एक एनआरआई लेडी है जो जिनका निवास मूल रूप से
दिल्ली में है, लेकिन काफी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है, प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें कि इनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल एसआईटी के लिए भी बताया गया, जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। और नैनीताल जिले के बेताल घाट स्थित पुलिस थाने में भीतर गुलदार की चहलकदमी से दहशत फैल गई। देर रात थाना परिसर में एक गुलदार घुसाया और उसने एक कुत्ते पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, तो वहीं के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में दिख रहा है कि गुलदार कितनी फुर्ती से आता है। उसने कुत्ते की गर्दन दबोची और उसे कुछ ही सेकंड में पुलिस परिसर ने बाहर खींच लिया। यह पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रदेश में बढ़ते हुए वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है। वन विभाग को भी इस गुलदार की मौजूदगी और हमले के बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।